तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 3 नंबर के सभी क्वेश्चंस। इसके पहले हमने आपको 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस थे, यानी कि डेरिवेशन टाइप जितने भी क्वेश्चन थे, निगमन का जितना भी क्वेश्चन था या व्याख्या करने वाली जितने भी क्वेश्चन थी फिजिक्स के, हमने आपको वो सारे क्वेश्चंस करा दिए। यानी कि हमने पूरे 35 वीडियोस आपको करा दिए हैं, 35 डेरिवेशंस हमने आपको करा दिए हैं। उनकी एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है जो कि किस नाम से है, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26 करके वो प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगी। आप जाके वहां से सारी वीडियोस एक के बाद एक देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें डेरिवेशन मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं 3 नंबर में। वैसे तो डेरिवेशन वाले ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड का जो बोर्ड एग्जाम पैटर्न है वो आप जानते ही हैं कि 5 नंबर वाले क्वेश्चंस भी कभी कभी वो 3 नंबर वाले में डाल देते हैं। तो आज हम फिजिक्स पार्ट 1 का, यानी कि जो फिजिक्स पार्ट 1 में चैप्टर 1 से लेके 8 तक कुल आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, जो कि आपकी जो प्लेलिस्ट होगा वो आपको कल उसका नाम बता दिया जाएगा। ठीक है, इसका 2 पार्ट आने वाला है। पहला पार्ट है आपका फिजिक्स पार्ट 1, यानी कि चैप्टर 1 से लेके 8 तक के जितने भी 3 नंबर वाले क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस फिजिक्स पार्ट 1 में, यानी कि वीडियो पार्ट 1 में आएगी। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर 1 से लेके 8 तक, यानी कि कुल 8 चैप्टर है, 10 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चंस आपको किसी चैप्टर के ज्यादा करा दिए जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। ये डेरिवेशन वाला ही क्वेश्चन है, बस 3 नंबर के इम्पोर्टेंट से आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, इसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट हमने बनाएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने पेपर पैटर्न भी करा रखा है। सभी पेपर पैटर्न हमने बता दिया है यूपी बोर्ड के, जैसे कि हिंदी का पेपर पैटर्न हमने दिखा दिया, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इंग्लिश का। बस आपकी बायोलॉजी का पेपर पैटर्न दिखाना बाकी है, जो कि हम कल या परसों तक वो भी आपको दिखा देंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि 3 नंबर वाले कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं या जो इस साल पूछे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारी वीडियोस पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी इंपॉर्टेंट जो अभी हम वीडियोस लाने वाले हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल्स के वीडियोस, जितने भी न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे चैप्टर वाइज, या फिर डायरेक्ट ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हर साल रिपीट होते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स, उन सब के वीडियो भी आपको मिलते रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़े हमारे साथ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस वो भी देखें। आप यहाँ पे भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, या हमारा पर्सनल टेलीग्राम चैनल जो कि क्या है, जानकारी नीट की, वहां पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन बात करते हैं, जो कि आपके पहले चैप्टर से ही है। वो है कौन सा, कूलाम के वैद्युत बल संबंधित नियम की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2024 में तो नहीं देखने को मिला, लेकिन हो सकता है कि 2025 के फिजिक्स पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए। यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम देख लेते हैं। देखो, लिखने वाली जितनी भी चीजें हैं हम वीडियो को रोक के लिख दिया करेंगे, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि हमको इसको डिराइव भी करना होगा आपके सामने। ठीक है, तो ये लिखने वाली चीजें हैं, जैसे कि परिभाषा वगैरह, तो ये हम पहले से लिख के लाएंगे। जैसे कि सबसे पहले कूलाम के वैद्युत बल संबंधित नियम की व्याख्या कीजिए। ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको आपको डेराइव करना होगा। इसका सबका हमने डेरिवेशन करा रखा है, उसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट से देख लीजिए। लेकिन हम चाहते हैं कि सब चीजें एक ही जगह एक ही वीडियो में समेट दी जाए। ठीक है, तो ऐसे 10 डेरिवेशन टाइप के जो 3 नंबर क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम के नियम के अनुसार देखा जाए तो 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो हो गया डिफिनीशन, लेकिन अब हम इसको करेंगे डेराइव। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 आवेश लेंगे। हम इसी कूलाम के परिभाषा के अनुसार क्या लेंगे, 2 आवेश लेंगे। ये कोई आपका 2 आवेश हो गया, एक हो गया आवेश Q1, दूसरा हो गया आवेश Q2। ठीक है, अब आवेश Q1 और Q2 दोनों आवेशों को मिलाने पर ये जो दूरी आएगी, ये आपकी दूरी आएगी क्या, R दूरी। ठीक, अब इनके बीच लगने वाला बल ही हमको क्या करना है,
ज्ञात करना है। ठीक, अब इनके बीच लगने वाले जो बल है वही हमको कैलकुलेट करना है, वही आपका कूलाम का बल संबंधी नियम निकल के आएगा। तो डिफिनीशन से ही हम पहले इसके दो इक्वेशंस बनाएंगे। पहला क्या कर रहा है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, एक स्थिर बिंदु आवेश Q1 हो गया, दूसरा स्थिर बिंदु आवेश Q2 हो गया। ठीक है, दोनों के बीच लगने वाले बल या जो उनके आवेशों का गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि दोनों के बीच लगने वाला जो आवेश, पहले दोनों आवेश कौन है, Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 के बीच लगने वाला जो बल है वो क्या है, इनके अनुक्रमानुपाती है। यानी कि पहला समीकरण क्या बनता है, पहला समीकरण बनेगा कि लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती है किसके, Q1 इंटू Q2 के। ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे बना, यहाँ पे देखिए कि कूलाम ने ही बताया है कि लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो लगने वाला बल आवेश कौन, Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। डिफिनीशन से ही ये आपका बनेगा। ठीक है, और दूसरा इन्होंने क्या किया, तथा उनके बीच की जो दूरी है, दूरी क्या है, R, दूरी R है, यानी बल जो है वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या है, 1 के अपान, किसी के अपान में आप कोई चीजें लिखते हैं तो उसे हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। और अनुक्रमानुपाती यानी कि जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सके, और व्युत्क्रमानुपाती जो भाग में आए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने बल को क्या किया, लगने वाले बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब दूरी क्या है, R, अब R का वर्ग कर देंगे। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो उम्मीद है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड कैसे आया आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर फर्स्ट और सेकंड को हम दोनों को कंबाइन करके इसको डिराइव करेंगे। तो अब समीकरण 1 और 2, ये जो हमारा दोनों इक्वेशन आया है, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर या मिलाने पर, यहाँ पे लिखते हैं क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 यहीं से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए दोनों साइड, हमारे दोनों साइड इधर का जो है लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड F है, तो यहाँ पे F कॉमन हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर आपका दूसरे वाले समीकरण से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने अरेंज कर लिया। बीच में आपका ये प्रोपोर्शनल का या कह सकते हैं जो अनुक्रमानुपाती का निशान है वैसे ही रहेगा। हमने इसको कैसे किया पहले देखें। समीकरण 1 आपका क्या है, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, और समीकरण 2 क्या है, अब F इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, यानी कि पहले F अनुक्रमानुपाती है दोनों आवेशों के गुणनफल के, फिर दोनों आवेशों के गुणनफल के बीच की दूरी R के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, ये आपका समीकरण है। दोनों को जब मिक्स करेंगे तो आपका F प्रोपोर्शनल सेम रहेगा क्योंकि दोनों साइड सेम है। बीच में ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसे दोनों आवेशों का गुणनफल का योग, वो हमने ऊपर रख दिया, और उनके बीच की जो दूरी का वर्ग है वो हमने नीचे वैसे ही रख दिया। अब यहाँ से हम इसको अगर हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, F की जगह जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे, ये जो प्रोपोर्शनल का निशान है इसको हटाते हैं तो इसकी जगह हम एक कांस्टेंट k लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, F बराबर k कांस्टेंट हो गया, तो ये आपका बाहर ही रहेगा, आपका Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। अब इस k की जगह भी हम एक मान रख सकते हैं। k क्यों लिया, क्योंकि हमने ये कांस्टेंट का यानी ये जो नियतांक है प्रोपोर्शनल का ये हटाया है। ये हमने बहुत ही डिटेल में डेरिवेशन में करा रखा है, यहाँ बस आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे। ठीक है, जब इस प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो k लिखेंगे, और आप जानते हैं कि जो ये k है इसका एक मान होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कि k इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो कूलाम का मेन फॉर्मूला आएगा वो आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर।
यही आपका कूलाम का मेन फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इक्वेशन 1 बनाया और 2 बनाया, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है, एफ वैसे ही रहेगा, प्रोपोर्शनल वैसे ही रहेगा। जब ये नियतांक हटाते हैं तो इसकी जगह एक कांस्टेंट के लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट के की जगह आप 1/4πε0 लिख सकते हैं क्योंकि ये के का मान है। तो कुछ नहीं किया, एफ वैसे रखा, के की जगह 1/4πε0 वैसे रखा। ये आपका दोनों आवेशों के बीच का गुणनफल वैसे ही, और उनके बीच की दूरी के वर्ग का विक्रमणपाती वैसे ही रख दिया। ये आपका जो फॉर्मूला बन गया है बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही आपका कूलाम का नियम है जो कि हमने प्रूव कर दिया। अब एक और मान आपको बता देते हैं कि जो ये 1/4πε0 है इसकी भी एक वैल्यू होती है, वो यहाँ पर लिख देते हैं 1/4πε0। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये 1/4πε0 का वैल्यू या मान होता है। तो ये आपका कूलाम का नियम सिद्ध हुआ, आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये इसका डेरिवेशन था जो कि हमने कंप्लीटली आपके सामने ही प्रूव करके दिखाया है। तो उम्मीद है आपको ये कूलाम का नियम जो है समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि क्या है, जो कि आपका सेकंड वाले चैप्टर से है और ये भी 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी एक डेरिवेशन ही है जिसमें आपको क्या करना है, द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। अब आप कहेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस हमने 5 नंबर में भी करा रखा है, वही सारे क्वेश्चन 3 नंबर में भी करा रहे हैं, क्या मतलब? लेकिन 3 नंबर में करा रहे हैं क्योंकि 3 नंबर में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि सारी जो चीजें 3 नंबर में पूछी जा चुकी हैं डेरिवेशन में, वो भी एक ही वीडियो में समेट दी जाए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल या एक द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण की व्यंजक प्राप्त करना या बल आघूर्ण को निकालना। सबसे पहले जो मानने वाली चीजें हैं वो हमने लिख दी है ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, इस वजह से हम क्वेश्चंस और जो लिखने वाली चीजें होती हैं लिख देते हैं, डेरिवेटिव आपके सामने ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको समझाना मेन डेरिवेशन ही है, लिखने वाली चीजें भी आपको चाहिए होता है कि कोई आए फटाक से लिखा के चला जाए। ठीक है, तो ये आपका लिखने वाली क्वेश्चन क्या है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है। अब हम इस लिखे हुए के साथ डायग्राम बना देते हैं। सबसे पहले हम कोई वैद्युत द्विध्रुव ए और बी मानने से पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र ई लेते हैं। ये कोई आपका क्या हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई हो गया। पहले आपको विजुअल कहां तक हो रहा है वो देख लेते हैं। तो अब आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। ये आपका कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ये आपका हो गया। सबकी दिशा एक ही साइड है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ई एक ही दिशा में हमने बताया है। अब हम इसमें क्या लेंगे, अब हम मानने के अनुसार जो हमने चीजें लिख रखी है उसी के अनुसार यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले माना है वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, ए और बी होगा। तो ये कोई वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गया आपका, ए और बी हो गया। ये आपका कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव ए और बी रखा गया है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र देखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव ए और बी रखा गया है जिस पर 2 आवेश लग रहे हैं। एक आवेश आपका कहीं भी माइनस क्यू होगा और एक आपका प्लस क्यू होगा। तो अब आवेश भी लिख लेते हैं जो कि क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो ये आपका माइनस क्यू ले ले और ये आपका प्लस क्यू ले लेते हैं। ठीक, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, से मिलकर बना है। इन आवेशों पर बल बराबर, इन आवेशों पर बराबर और विपरीत आवेश लग रहे हैं, यानी जितना बल आपका
द्विध्रुव बी पर लग रहा है उतना ही बल द्विध्रुव ए पर भी लग रहा है। दोनों द्विध्रुव पर लगने वाला बल बराबर है लेकिन एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत है तभी तो ये एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। यानी कि यहाँ पे अब दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स आपका यहाँ से आवेश को हटाते हैं, एक फोर्स आपका इस साइड लग रहा है और यहाँ से एक फोर्स आपका इधर के साइड लग रहा है। तो ये सब हटा देते हैं, बाद में लिख देंगे। एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, ठीक है। ये आपका बिंदु ए है, इस पे आपका माइनस क्यू आवेश था। ये बी है, इस पे आपका प्लस क्यू आवेश था, ठीक है। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है जो कि क्या है एफ। इधर भी एक बल लग रहा है जो कि क्या है एफ। अब आप पहले से ही जानते हैं कि बल का एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्यू इंटू ई। एफ बराबर क्या होता है क्यू इंटू ई। यानी हम इस एफ के जगह क्या लिख सकते हैं क्यू इंटू ई भी लिख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्यू इंटू ई। लेकिन इंटरेस्ट की बात ये है कि एक क्यू आपका पॉजिटिव होगा और एक क्यू आपका निगेटिव होगा। यानी ये क्यू आपका निगेटिव है और ये क्यू आपका पॉजिटिव है, ठीक है। बल की जगह आप चाहें तो दोनों का एक ही मान ले सकते हैं एफ बराबर क्यू इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव का भेदभाव हटा देते हैं। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा खाली क्यू इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको पहले क्लियर है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इसके आगे हम आपको डिराइव करके बताते हैं क्योंकि ऊपर वाला इरेज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर था। ये हमने आपको डायग्राम बता दिया था कैसे आया और F बराबर Q इंटू ई कैसे आया ये भी बता दिया। लिखने वाली चीजें आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका दे दिया था, आप पहले से ही कर लिए होंगे, नहीं तो आप वीडियो पीछे करके कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे एक ट्रायंगल का निर्माण करेंगे जो कि अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ये एक ट्रायंगल का निर्माण होगा। यानी एक आपका द्विध्रुव क्या था ए और बी था, ये हमने कोई बिंदु ओ मान लिया है, ठीक। जब कोई बिंदु ओ मानेंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाएगा ए बी ओ। कौन सा त्रिभुज बनेगा ए बी ओ, ठीक है। अब हम पहले से ही जानते हैं कि द्विध्रुव की जो लंबाई होती है हमेशा क्या होती है 2l होती है। तो यहाँ पे ये जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, ये लंबाई आपकी 2l हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दो ध्रुव हमने इसे तिरछे रखा है ए और बी, इसकी पूरी लंबाई आपकी 2l हो जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आया क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई 2l ही होती है। तो यहाँ से द्विध्रुव की लंबाई ए और बी जो द्विध्रुव है इसकी लंबाई 2l हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही द्विध्रुव की लंबाई 2l होती है। ये आपको डायग्राम क्लियर हुआ या नहीं। पहले हमने क्या किया, माना एक कोई द्विध्रुव है ए और बी जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। द्विध्रुव ए पर कोई आवेश माइनस क्यू है, द्विध्रुव बी पर कोई आवेश प्लस क्यू है। बल बराबर होता है आवेश इंटू आपका आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक, क्यू इंटू ई। तो इसकी जगह हम F की जगह Q इंटू ई ले सकते हैं। तो दोनों F यानी दोनों बल क्या लग रहा है, एक बल इधर साइड लग रहा है और एक बल उधर साइड लग रहा है, यानी दोनों बल बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं। इस वजह से जो उसका माइनस और प्लस है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी F बराबर हम खाली Q इंटू ई ले सकते हैं। ये आपका डायग्राम क्लियर हुआ। अब हमने यहाँ पे एक बिंदु O मान लिया है क्योंकि हमको बल निकालना है, क्या बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी जो कि हमने यहाँ पे आपका डायग्राम में बनाया हुआ है। तो ले लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक। त्रिभुज ए ओ बी में कहाँ है त्रिभुज ए ओ बी, बना के भी दिखा देते हैं। इस तरह से आपका त्रिभुज ए है, बी है और ओ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लंबाई है आपका द्विध्रुव की लंबाई 2l दी हुई है, ठीक। यहाँ पे आपका माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे आपका प्लस क्यू आवेश, जिसको हमने F बराबर Q इंटू ई से डिनोट कर दिया है। इधर भी हमने F बराबर Q इंटू ई से डिनोट कर दिया है। ये सब आपका डायग्राम में है। अब त्रिभुज AOB में हम लेंगे क्या, साइन थीटा, ठीक है। हमको चाहिए थीटा का मान, यानी इस कोण का मान, थीटा का मान, ठीक। थीटा का मान कैसे निकालेंगे हम, साइन थीटा से। तो यहां से लेंगे क्या, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बटे कण, तो यहां से करेंगे लंब बटे कण,
ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लंब आपका क्या है बी ओ, ये आपका लंब है। तो लंब जगह ले लेंगे बी ओ अपान, या फिर इसको ब्लैक से लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका बी ओ अपान ए ओ या ए बी, ठीक है। यानी कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब लंब आपका है बी और ओ, ये आपका है लंब वाला पोर्शन, और ए और बी ये आपका क्या है कर्ण है, ठीक है। साफ ही दिख रहा है, कर्ण ए बी है और लंब बी ओ है। यहां से आपका आएगा क्या, जब हम यहाँ से बी ओ का मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से अब हम इस बी ओ का मान निकालेंगे, बी ओ बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी, या कह सकते हैं ए बी की जगह हम क्या रखेंगे 2l। तो चाहे तो पहले हम ए बी का मान रख लेते हैं, यहीं पे रख देते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी ओ वैसे ही, और ए बी की जगह हमने क्या मान रखा है लंबाई 2l, तो 2l ले लेते हैं। कुछ नहीं किया, बस ए बी की जगह जो हमने लंबाई मान रखी है 2l वो ले लिए हैं, ठीक है। तो ए बी की जगह लंबाई क्या आ गई आपकी 2l आ गई है, ठीक। ये आपकी है ए बी, ये आपका है बी ओ, लंब बटे कर्ण। ए बी की जगह ले लिया है 2l क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई वही है। अब यहाँ से हम बी ओ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ओ बराबर क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। अब आप ये वाला पोर्शन ध्यान दें, बी ओ बटे 2l है, तो यहाँ से साइन थीटा पहले से ही है, साइन थीटा बराबर बी ओ बटे 2l, ठीक। तो बी ओ बटे क्या हो जाएगा 2l इंटू साइन थीटा। ये वैल्यू अभी आप याद रखेंगे क्योंकि अभी आप काम आने वाला है, ठीक। तो हमने पहले बी ओ क्यों निकाला, बी ओ जो है ये आपका लंब है, यानी लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी निकाली क्योंकि हमको कर्ण की वैल्यू तो पता है 2l है, लेकिन हमको लंबवत दूरी चाहिए बी ओ, क्योंकि हमको निकालना है बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण के लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो टाउ बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी। तो हमको लंबवत दूरी पता होगी तभी तो हम बल इंटू लंबवत दूरी करेंगे। तो पहले हमने क्या निकाला, लंबवत दूरी निकाला, ये आपका क्या किसका मान है, लंबवत दूरी का मान है, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी क्या है बी ओ है, ठीक है। तो वही हमने निकाला, कैसे निकाला, सबसे पहले हम लेंगे ये त्रिभुज ए बी ओ में हम निकालेंगे साइन थीटा का मान जो कि होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है बी ओ है, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, यानी लंबवत दूरी हमको पता नहीं है, और हमको ए बी यानी कि ये जो लंबाई है द्विध्रुव की 2l वो पता है। तो यहाँ से 2l हमने मान रख दिया, फिर बी ओ का जब मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर बी ओ बटे 2l था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी ओ बराबर 2l इंटू साइन थीटा, ये आपकी आई लंबवत दूरी। अब यहीं पे हम लगाएंगे बल आघूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। यहीं से हम लगाते हैं बल आघूर्ण का फॉर्मूला। बल आघूर्ण बराबर क्या होगा, बल आघूर्ण बराबर जो कि हम टाउ से डिनोट करते हैं, ये इस तरह से टाउ लिखा जाता है। सब हमने करा रखा है, फिर से करा रहे हैं क्योंकि 3 नंबर के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराने हैं, ठीक है। ये ऐसे डेरिवेशन जो 3 नंबर में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है टाउ बराबर बल इंटू लंबवत दूरी, ठीक। ये आपका फॉर्मूला होता है। यानी यहाँ से अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या आ जाएगा आपका टाउ बराबर एफ इंटू लंबवत दूरी क्या है आपका बी ओ, लंबवत की जगह दूरी जगह क्या ले लेंगे बी ओ पहले रख देंगे। अब इस बी ओ का मान रखेंगे जो कि क्या है टाउ बराबर एफ वैसे ही रहेगा, बी ओ की वैल्यू क्या है 2l साइन थीटा, ठीक है। बी ओ की वैल्यू यही है 2l साइन थीटा। अब यहाँ से बल का भी मान रख सकते हैं, तो यहाँ पे बल पहले हटा दीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। बल हमने रखा वैसे ही एफ, लंबवत दूरी बी ओ है, यहाँ पे उसकी वैल्यू भी दी गई है, वो हमने रख दी है पहले से। अब इस बल को हमने पहले बता दिया है कि हमने बल को माना है क्या आवेश इंटू चार्ज, यानी क्यू इंटू ई। तो यहाँ पे हम आवेश इंटू चार्ज भी लिख सकते हैं, यानी क्यू इंटू ई भी लिख सकते हैं। ये तो हमने वैल्यू रखी ही नहीं थी, अब हमने इसकी भी वैल्यू रख दी। तो टाउ बराबर क्यू इंटू ई 2l साइन थीटा ये आया है। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टाउ बराबर ब्रैकेट में क्यू के साथ गुणा करेंगे 2l का, क्यू इंटू 2l एक साथ रख लेंगे, ई
इंटू साइन थीटा आपका बाहर रख लेते हैं, ई इंटू साइन थीटा आपका बाहर रख लेते हैं। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि हम जानते हैं Q इंटू 2L बराबर होता है P, यानी द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। ठीक है, तो यहाँ पे हम Q इंटू 2L की जगह P लिख सकते हैं। तो मेन जो फॉर्मूला आएगा टाउ बराबर क्या आ जाएगा, P E साइन थीटा। ठीक, यही आपका बल आघूर्ण का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यही आपका बल आघूर्ण के लिए व्यंजक है। ये हमने पूरा डेरिवेशन इतने में आपको करके दिखा दिया है। उम्मीद है यहाँ तक आपको विजुअल होगा, यहाँ तक आपको क्लियर भी होगा। एक बार और समझा देते हैं आखिरी बार। पहले हमने निकाला त्रिभुज ABO में साइन थीटा का मान, वहां से हमने निकाला लंबवत दूरी जो कि क्या है BO बराबर 2L साइन थीटा। फिर हमने बल आघूर्ण का फॉर्मूला लगाया जो कि क्या होता है टाउ बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। लंबवत दूरी यहाँ पे है 2L साइन थीटा, तो बल इंटू लंबवत दूरी BO की मान क्या है 2L इंटू साइन थीटा, वो रख दिया। और बल को हमने मान रखा है Q इंटू E, वो रख दिया। अब यहाँ से हम जब इसको असेंबल करेंगे, सजाएंगे, थोड़ा सा सजा वजा दें तो सजाएंगे तो क्या होगा, Q इंटू 2L को एक साथ पूरा कर लेंगे क्योंकि Q इंटू 2L बराबर P यानी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ से Q इंटू 2L की जगह P रख दिया। E आपका बाहर ही है, वैसे ही रखे रहेंगे और साइन थीटा भी वैसे ही रखे रहेंगे। तो ये आपका बल आघूर्ण का मेन फॉर्मूला आएगा, मेन व्यंजक आ जाएगा जो कि क्या है टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन जो कि क्या है आपका चैप्टर नंबर 2 से ही है। पहले हमने निकाला क्या, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब हम क्या करेंगे कि अगर जो द्विध्रुव है, अगर हम उसको क्या करें, वैद्युत क्षेत्र E में रखा जो द्विध्रुव A और B है, उसको अगर हम थोड़ा सा घुमा दे तो उसके घुमाने पर क्या कार्य निकलेगा, उस कार्य का व्यंजक ज्ञात करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको आपको पढ़ के बताते हैं। ये भी आपका 3 नंबर का ही क्वेश्चन है जो कि क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम घुमा दें, जो वैद्युत द्विध्रुव A और B आपको दिख रहा है इस तरह से, अगर हम इसको थोड़ा सा घुमाएं, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करें तो इसको घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा उस कार्य को निकालना है, यानी कि किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात करना है। तो पहले लिखना क्या है ये आप नोट कर लीजिए, ये हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम इसका डेरिवेशन आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले लिखना है कि माना P वैद्युत द्विध्रुव है, ये जो पूरा वैद्युत द्विध्रुव A और B है, ये क्या है P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, एक वैद्युत द्विध्रुव की जगह आप लिख सकते हैं A और B, एक वैद्युत द्विध्रुव A और B वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही, अगर ये जो वैद्युत द्विध्रुव A और B है इसको इस वैद्युत क्षेत्र E के भीतर ही घुमा दिया जाए, देखो भीतर घुमाया जा रहा है, तब क्या होगा, तब लिखेंगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव A और B है इसको हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इधर साइड है, यानी कि इधर साइड चल रहा है। अब हम इधर ही अगर इसको थोड़ा सा इससे घुमा दें, ये इस तरह से, यानी पहले वैद्युत द्विध्रुव ऐसे था, हमने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमा दिया, तो इसको वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में थीटा कोण हमने क्या किया, घुमाया है। तो यहाँ पे हमने कितना कोण घुमाया है, थीटा कोण घुमा दिया है, थीटा कोण बनाता है। तब वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आघूर्ण यानी कि टाउ हमको ज्ञात करना है। यानी कि हमने क्या किया, पहले थीटा कोण घुमाया, पूरा कोण कितना घुमाया था, थीटा कोण, लेकिन जब हमने सूक्ष्म कोण जो घुमाया है वो आपका क्या आ जाएगा, सूक्ष्म कोण घुमाया है डी थीटा। ठीक है, पहले हमने जो वैद्युत द्विध्रुव AB रखा था उसको घुमाया था वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में, तो थीटा कोण घुमाया था, लेकिन जब हमने इसी को दूसरा वैद्युत द्विध्रुव ले लिया घुमाने के बाद, वो क्या है A और B, इसको हमने थोड़ा सा घुमा दिया, इसी वैद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमाया, तो हमने अब कितना घुमाया है, डी थीटा दूरी घुमा दिया है।
यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये हमने कितना दूरी घुमा दिया है, डी थीटा दूरी घुमा दिया है। पहले छोटी दूरी घूमी थीटा दूरी, फिर हमने घुमा दिया उससे, यानी पहले बड़ी दूरी घूमी जो कि क्या है थीटा दूरी, थीटा दूरी बड़ी दूरी। लेकिन जब हम डी थीटा ले लेते हैं, डी शब्द कहीं भी आ जाएगा, डेल्टा शब्द कहीं आ जाएगा, तो आप समझेंगे कि वो चीज और छोटा हो गया है। ठीक, तो ये आपका डायग्राम है, ये आपकी लिखने वाली चीजें हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम बल आघूर्ण निकालते हैं। बल आघूर्ण निकालेंगे, वहां से फिर हम निकालेंगे कार्य। पहले हम निकालेंगे इस सूक्ष्म कोण के लिए, यानी इस डी डब्ल्यू के लिए या डी थीटा के लिए कार्य, फिर निकालेंगे पूरा थीटा के लिए कार्य। तो पहले हम निकालेंगे डी डब्ल्यू, यानी कि इस छोटे कार्य या छोटे द्विध्रुव को छोटा घुमाने पर जो किया गया कार्य है, ये डी थीटा के लिए जो कार्य निकालेंगे वो होगा डी डब्ल्यू। फिर निकालेंगे इस थीटा, यानी कि थीटा कोण या बड़ा घुमाने पर जो कार्य किया गया है वो। तो पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आपको बल आघूर्ण पहले निकाल के बताएंगे। तो ये आपका डायग्राम है जो कि हमने पहले से बना रखा है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने आपको जस्ट समझाया ही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं बल आघूर्ण से। बल आघूर्ण जो कि क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण तक विस्थापन करने पर किया गया कार्य। सबसे पहले क्या ले लेते हैं, द्विध्रुव को, द्विध्रुव ए बी को सूक्ष्म विस्थापन करने पर, सूक्ष्म विस्थापित या विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन यानी डी थीटा। पहले हम क्या कर रहे हैं, इस द्विध्रुव को थोड़ा सा ही तो घुमाया है। अब इस द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमाने में हमने जो कार्य किया है वो क्या करेंगे, छोटा कार्य करेंगे, क्योंकि छोटा घुमाया है डी थीटा, छोटा घुमाने के लिए छोटा कार्य किया जाएगा, यानी डी डब्ल्यू कार्य करेंगे। तो द्विध्रुव ए बी को सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा या सूक्ष्म विस्थापित करने पर किया गया कार्य, पहले ये निकालते हैं, किया गया कार्य। ठीक, अब हम क्या निकाल रहे हैं, सूक्ष्म विस्थापन करने पर किया गया कार्य। कितनी बार बताएंगे, सूक्ष्म विस्थापन कर रहे हैं यानी कि छोटा कार्य भी करेंगे। तो छोटा कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। वैसे अगर हम क्या करते, डायरेक्ट निकालते द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो हम निकालते डायरेक्ट डब्ल्यू, यानी वर्क, बड़ा कार्य हो जाता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य निकाल रहे हैं। सूक्ष्म कार्य यानी कि डी, डी कहीं भी आ जाए तो सूक्ष्म समझ लीजिएगा या छोटा समझ लीजिएगा। इसके जगह अगर आपको कहीं भी डेल्टा इस त्रिभुज दिखता है या डेल शब्द भी दिखता है, तो आप समझ जाएंगे कि छोटा कार्य या छोटा विस्थापन, छोटी दूरी, ये सब निकाली जा रही है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे डब्ल्यू, यानी कार्य बराबर क्या होता है आपका, कार्य बराबर आपका होता है बल आघूर्ण गुणे विस्थापन, बल आघूर्ण गुणे विस्थापन। ठीक, ये आपका कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा। वैसे तो कार्य बराबर होता है बल आघूर्ण गुणे विस्थापन, लेकिन यहाँ पे हम सूक्ष्म कार्य निकाल रहे हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण गुणे विस्थापन, ये आपका फॉर्मूला कार्य का बनेगा। ठीक है, किसके लिए, छोटे कार्य के लिए या डी थीटा के लिए निकाला गया या डी थीटा के लिए किया गया छोटा कार्य डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण गुणे विस्थापन। इसीलिए हमने आपको पहले बल आघूर्ण निकाल के बता दिया इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे बल आघूर्ण का ये जो मान है वो लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर टाउ लिख देते हैं पहले, क्योंकि बल आघूर्ण का मान पहले नहीं लिखेंगे, पहले टाउ लिखेंगे। और विस्थापन कितना किया गया है वो है आपका डी थीटा। ठीक है, विस्थापित कितना किया जा रहा है, देखिए सूक्ष्म विस्थापन कितना है, डी थीटा, क्योंकि हम वही निकाल रहे हैं द्विध्रुव ए बी को सूक्ष्म विस्थापित डी थीटा करने पर किया गया कार्य। तो सूक्ष्म विस्थापन कितना है, विस्थापन है डी थीटा, बल आघूर्ण आपका टाउ। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो डी डब्ल्यू, ये डी डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू ओमेगा मत समझ लीजिएगा, डब्ल्यू आपका कार्य वाला डब्ल्यू है। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ की वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा, ये हमने वैल्यू रख दी टाउ की, इनटू आपका क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, बीच में आपका हम कर देंगे इनटू, ये आपका बनेगा क्या, एक इक्वेशन, जो कि किसका कार्य निकल गया, ये आपका सूक्ष्म कार्य निकल के आया है। यहाँ पे लिख भी देते हैं सूक्ष्म कार्य।
इसी तरह से हम निकालेंगे अब पूरा द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। पहले हमने द्विध्रुव को घुमाया थोड़ा सा, यानी डी थीटा। जब डी थीटा घुमाएंगे तो उसके लिए छोटा कार्य भी होगा, छोटा घुमाया तो छोटा कार्य होगा। छोटा कार्य जो होगा वो क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। कुछ नहीं करना है, बस ये आपका जो टाउ का मान है पीई साइन थीटा, उसके साथ अगर आप डी थीटा का जो विस्थापन आपने किया है वो विस्थापन का गुणा कर देते हैं तो आपका किया गया सूक्ष्म कार्य आ जाता है, जो कि क्या है, डी डब्ल्यू है। ठीक है, ये आपका यहाँ तक क्लियर हुआ। पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि हम इसके बाद निकालेंगे बड़ा कार्य, या कह सकते हैं द्विध्रुव को घुमाने में किया गया बस कार्य। सूक्ष्म कार्य अब नहीं निकालेंगे। तो सूक्ष्म कार्य और बड़ा कार्य दोनों कार्य को हम ऐड करेंगे, दोनों समीकरण को ऐड करेंगे। फिर जो आपका जो व्यंजक या जो कार्य की वैल्यू आएगी वही आपका हो जाएगा क्या, मेन द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये आपका सूक्ष्म कार्य का व्यंजक निकल के आ गया है। तो यहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हमने निकाला डी थीटा यानी कि सूक्ष्म कार्य। अब इसी तरह से हम निकालेंगे क्या, द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि संपूर्ण कार्य। पहले हमने निकाला सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि हमने छोटा घुमाया है। अब हम निकालेंगे जहां डी थीटा है उसकी जगह थीटा का गुणा करेंगे, क्योंकि हम बड़ा घुमा रहे हैं। तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे द्विध्रुव ए बी को थीटा 1 से थीटा 2 तक थीटा 2 तक घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य का मतलब क्या है कि अब हम निकालेंगे W। पहले हमने निकाला डी डब्ल्यू, देखिए यहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर पी साइन थीटा आया था। अब हम क्या निकाल रहे हैं, डब्ल्यू, यानी कि इस द्विध्रुव को घुमाने में पहले हमने क्या, द्विध्रुव को बड़ा घुमाया था। ठीक, डी डब्ल्यू नहीं घुमाया था, पहले थीटा घुमाया था, फिर हमने इसको सूक्ष्म घुमाया यानी डी डब्ल्यू घुमाया। तो सूक्ष्म घुमाने के लिए सूक्ष्म कार्य भी लगा, डी डब्ल्यू आया। अब हम निकालेंगे क्या, इसी द्विध्रुव को संपूर्ण यानी पूरा घुमाने में किया गया कार्य, जो कि क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा W बराबर डी डब्ल्यू। W बराबर डी डब्ल्यू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका हमको करना है समाकलन करने के लिए आपको ये D की जगह D जब हटता है तो समाकलन का निशान लगता है। तो यहाँ पे पहले डी डब्ल्यू का जो वैल्यू आया है पीई साइन थीटा वो रख देते हैं एक बार। तो W बराबर आ जाएगा क्या, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये हमने डी डब्ल्यू का मान रखा है यहाँ से देखकर। ठीक है, पहले हमने डी डब्ल्यू क्यों लिया, क्योंकि संपूर्ण कार्य बराबर सूक्ष्म कार्य। संपूर्ण कार्य और सूक्ष्म कार्य दोनों ही जब आप निकालेंगे तो आपका संपूर्ण कार्य, देखिए छोटा छोटा कार्य करके ही आप बड़ा कार्य करेंगे। तो ये छोटे छोटे कार्य को मिलाकर ही एक बड़ा कार्य यानी कि डब्ल्यू किया गया है, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया गया है। तो यहाँ पे अब W बराबर क्या हो जाएगा, इस डी डब्ल्यू का मान क्या है, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से अब हम डी डब्ल्यू का मान मिटा देते हैं, क्योंकि अब यहाँ से आपको डी डब्ल्यू का मान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसका करेंगे समाकलन। क्यों, क्योंकि हम इस D को हटाएंगे, तो W बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे हैं तो ये लिमिट लिखेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। बाकी ये पूरी वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे, जो कि क्या है, पीई साइन थीटा इंटू में डी थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया है, जब डी हटता है तो हमने बताया ही है, डी हटाने का मतलब है कि समाकलन करना। कहीं भी डी या डेल हटेगा तो समाकलन लगेगा। हमने पहले ही लिमिट बता दिया है, थीटा 1 से थीटा 2 तक हम घुमा रहे हैं तो समाकलन करेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक। पी ई साइन थीटा ये आपकी वैल्यू पहले से ही थी तो हमने वैसे ही रख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम इसी को करेंगे सॉल्व। यहाँ से आपका समाकलन का पोर्शन है, थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, W बराबर निकालेंगे। तो इस समाकलन के पोर्शन के बाहर हम क्या लेंगे, पीई को बाहर ले लेंगे। क्यों, पीई कांस्टेंट है इसीलिए हम पीई को बाहर लेंगे।
फिर हम आपका समाकलन फिर से लगा देंगे, जो कि क्या है, समाकलन θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक, ये आपका समाकलन हो गया। अब इसके बीच की वैल्यू जो कि आपकी पी बाहर आ गई, तो इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहां तक आपको क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया है, बस ये जो पीई मान है, पीई आपका कांस्टेंट है, तो इसको इस समाकलन के बाहर ले लिया। देखिए इस पीई को इस समाकलन के बाहर ले लिया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीई समाकलन के बाहर हो गया, और θ1 टू θ2 ये आपकी लिमिट ही है, साइन थीटा वैसे ही, डी थीटा वैसे ही। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहाँ से हम आपको ऊपर सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आखिरी इक्वेशन आया था, जो कि क्या था, W बराबर पीई θ1 इंटू θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आप जानते हैं एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है, समाकलन θ1 इंटू θ2 के अंदर अगर साइन थीटा है तो इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, वो भी माइनस का, माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर पीई, और ये आपका हो जाएगा क्या, अब इस ब्रैकेट में जो कि क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आपका डी थीटा हट जाएगा क्योंकि हमने ब्रैकेट लगा दिया है। हमने पहले ही बताया है कि जब समाकलन हटेगा तो डी भी हट जाएगा, क्योंकि हमने डी हटाकर ही तो समाकलन लगाया था। तो यहाँ से हम डी थीटा हटाएंगे तो यहाँ से समाकलन भी आपका हट जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये बताया, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, जो कि आपका साइन थीटा समाकलन के अंदर अगर है तो वो आपका माइनस कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ से ब्रैकेट में पीई वैसे ही रहेगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, ये डी थीटा हट जाएगा, और लिमिट आपकी लास्ट में आ जाएगी जो कि θ1 टू θ2 है, ठीक है। अब हम इसी को अरेंज करेंगे तो W बराबर हो जाएगा क्या, पीई, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक बार अगर इस लिमिट का गुणा कैसे करते हैं, देखिए ये जो लिमिट है θ1 का गुणा एक बार इस बार cos थीटा के साथ करेंगे, फिर इस θ2 का गुणा फिर से cos थीटा के साथ करेंगे, तो कैसे होगा, W बराबर पीई वैसे ही। अब हम जब इसका गुणा करेंगे तो आपका माइनस आ जाएगा इस p के साथ बाहर, ये जो माइनस है इस p के साथ इधर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे p के साथ माइनस बाहर आ गया, ब्रैकेट में आपका cos θ1 एक बार हो जाएगा, cos θ2, पहले इस 2 का गुणा करेंगे फिर इस 1 का गुणा करेंगे, तो cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक, इस तरह से लिमिट का गुणा होता है। फिर से समझे, कुछ नहीं किया हमने, W बराबर पीई समाकलन θ1 टू θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा था, तो ये फॉर्मूला से आपका cos थीटा हो गया, माइनस का cos थीटा, और जब डी थीटा हटाएंगे तो आपका ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि समाकलन भी हट जाएगा। तो यहाँ से लिमिट जो है θ1 इंटू θ2 ये लिमिट है, तो पहले हम θ2 का गुणा करेंगे cos थीटा के साथ, तो क्या हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1, ये आपका बनेगा इक्वेशन। यही आपका मेन इक्वेशन है, जो कि किसका है, संपूर्ण कार्य का इक्वेशन है। ये संपूर्ण द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का इक्वेशन है, जो कि क्या है, W बराबर माइनस पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इसी को आप एक तरह से और अरेंज कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको, ये मेन अभी फॉर्मूला नहीं आया है, इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर माइनस पीई और ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2, ये आपका आ गया मेन इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अरेंज करना बाकी था, जो कि क्या था, पहले हमने θ2 का गुणा किया है, फिर θ1 का गुणा किया है, तो अब हम इसको अरेंज कर देंगे, यानी θ1 को पहले रख देंगे फिर θ2 को रख देंगे। ये आपका मेन इक्वेशन निकल के आया है, मेन कार्य का फॉर्मूला यही है, ठीक है। द्विध्रुव को घुमाने में संपूर्ण कार्य का जो फॉर्मूला है वो ये है, W बराबर माइनस पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, यदि हम यहाँ पे एक केस लेंगे, यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर यहाँ पे हम एक केस लेंगे, जो कि क्या है कि यदि हम थीटा की जगह क्या ले लें, थीटा की जगह 0 ले लें, θ1 की जगह 0 और θ2 की जगह थीटा ले लें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हम यहाँ पे चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम मानेंगे θ1 की जगह 0 और θ2 की जगह थीटा। तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला बदलेगा। कैसे, कार्य वैसे ही है, W बराबर पहले एक बार पूरा लिख देते हैं, PE, ठीक, ब्रैकेट में आपका cos θ1 माइनस cos θ2। ये आपका क्वेश्चन आया था। मेन फॉर्मूला यही है, इसको भी इरेज करते हैं। अब यहाँ पे θ1 की जगह हमको लेना है 0, यानी जो मेन इक्वेशन आएगा, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम चेंज कर दे तो क्या आ जाएगा, W बराबर माइनस PE और ये आपका θ1 की जगह हम लेंगे 1। क्यों, वैसे पहले पूरा मान लिख देते हैं, जो कि क्या है cos θ1 की जगह हमको लेना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री ले लिया, माइनस cos θ2 की जगह हम ले लेंगे सिर्फ थीटा, तो cos θ। ये आपका वैल्यू हमने रख दिया, जो कि क्या है, θ1 की जगह 0 डिग्री, ठीक, और θ2 की जगह थीटा। अब हम जानते हैं कि cos 0 का मान होता है 1, तो W बराबर खाली हो जाएगा PE 1 माइनस cos θ। ये आपका एक और इक्वेशन आ गया। ये दोनों इक्वेशन आपको आना चाहिए। पहला ये मेन फॉर्मूला है आपका वर्ग का संपूर्ण कार्य का मेन फॉर्मूला, यहाँ पर लिख भी देते हैं, संपूर्ण कार्य का मेन फॉर्मूला, ठीक, ये आपका मेन फॉर्मूला है। ये आपका फॉर्मूला कब लगेगा, न्यूमेरिकल में आपका ये फॉर्मूला काम आएगा, न्यूमेरिकल में। क्यों, क्योंकि हमने थोड़ा सा चेंज किया है, θ1 की जगह 0 लिया है और θ2 की जगह थीटा लिया है। जब cos θ को 0 का मान होता है 1 और cos θ वैसे ही रहेगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों ही फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका थर्ड नंबर भी डेरिवेशन या थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको 4 नंबर क्वेश्चन भी बता देते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। यानी हमको अब संधारित्र के लिए ऊर्जा का या स्थितिज ऊर्जा U का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले लिखने वाली जो चीजें हैं वो हमने लिख दी है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो ये क्या लिखना है आप देख लीजिए। किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए किया गया जो कार्य होता है, वही कार्य आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U होती है। ये स्थितिज ऊर्जा की यहाँ तक डिफिनीशन हो गई। स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, तो किसी संधारित्र को जब हम आवेशित करने के लिए जो कार्य करते हैं, जो वर्क हम लगाते हैं, वही कार्य आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U कहलाती है। अब यहाँ से आपका डेरिवेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि माना संधारित्र की धारिता क्या है, C है। कोई एक संधारित्र लेंगे, उसकी धारिता C होगी। इसमें इस संधारित्र में आवेश क्या है, Q आवेश देने पर इसका विभवांतर V हो जाता है। अभी इसका डायग्राम हम बनाएंगे, ठीक, तो इसका विभवांतर V हो जाता है। यदि V और Q के बीच, V यानी विभवांतर और Q यानी आवेश के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी तथा संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगी। इतना आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर यहाँ से माना से लेकर जो आपकी चीजें हैं, इसी को पढ़ के हम डायग्राम बनाने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले हमको ग्राफ किसके किसके बीच में खींचना है, विभवांतर V और आवेश Q के बीच ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये आपका एक ग्राफ हो गया, ठीक है। इधर हम मान लेंगे आपका विभवांतर V इस दिशा में, और इधर ऊपर साइड आपका क्या हो जाएगा, आवेश Q हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या कहा है कि यदि V और Q यानी विभवांतर और आवेश के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त होगा। सरल रेखा का ग्राफ इस तरह से होता है, आप दोनों साइड ही बराबर का ग्राफ पाते हैं और बीच से एक रेखा जाती है जो कि सरल रेखा का कार्य करती है। तो ये आपका सरल रेखा का डायग्राम होगा। तो यहाँ इसके बीच से एक सरल रेखा जाएगी, ठीक है। हमने विभवांतर V और Q के बीच ग्राफ खींचा,
तब यहाँ पे एक सरल रेखा प्राप्त होगी तथा संधारित्र में संचित ऊर्जा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगी। यानी यहाँ से अब एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज का कोई नाम दे देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, ए और बी, ए और बी त्रिभुज। ठीक, ये आपका कोई बिंदु ओ हो गया। तो पूरा जो त्रिभुज हुआ वो क्या हो गया, ए बी ओ, ये आपका त्रिभुज बन गया। अब चूंकि यहाँ पे इधर ग्राफ में आवेश क्यों है, तो इधर के ग्राफ में भी ये त्रिभुज का भी जो इधर का साइड है ये भी आवेश क्यों के ही बराबर हो जाएगा। ये आपका डायग्राम है और ये उससे रिलेटेड लिखने वाली चीजें। तो पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए डायग्राम के साथ, फिर लिखने वाली चीजें मिटा के हम आपको डिराइव करके दिखाते हैं स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं। तो अब निकालेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका डायग्राम हो गया। हमने किसके बीच ग्राफ खींचा है, विभवांतर V और आवेश Q के बीच। अब विभवांतर V को हम मान लेंगे आधार, क्योंकि त्रिभुज का आधार V है, और ये आपका आवेश Q जो है वो ऊंचाई हो जाएगी। तो यहां से हम निकालेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा ये किसके बराबर होता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। किसके बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये आपका संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला हो गया। संधारित्र में संचित ऊर्जा हम क्या निकाल रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा U बराबर 1/* आधार गुणे ऊंचाई। ये आपका स्थितिज ऊर्जा का मेन फॉर्मूला हो जाएगा। यही हमको निकालना है। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल से 1/2 आधार × ऊंचाई आ जाएगा, और संधारित्र में संचित ऊर्जा हमको U निकालनी है, यानी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो यहाँ से सबका मान रखेंगे, U बराबर 1/2, आधार आपका V है तो V गुणे ऊंचाई आपका Q है। ठीक, यहाँ से V × Q हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो U बराबर 1/2, इसको पहले V के जगह पहले Q लिख लेंगे तो Q × V भी लिख सकते हैं। तो U बराबर 1/2 Q × V भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से Q बराबर या C बराबर, यहाँ से हम जानते हैं कि C बराबर होता है क्या, Q/V। तो यहाँ से अगर हम Q का मान निकालें तो Q बराबर C × V हो जाएगा, यानी इस Q की जगह हम C × V भी लिख सकते हैं। तो U बराबर 1/2 C × V, और फिर आपका ब्रैकेट के बाहर V। अब इसका अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो U बराबर 1/2 CV² हो जाएगा, CV²। ठीक, ये आपका फॉर्मूला निकल के आया है किसका, स्थितिज ऊर्जा का। इसकी जगह आप V का भी मान रख सकते हैं। तो कैसे आया, पहले स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा U बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार है आपका V, ऊंचाई आपका Q, तो V × Q। इसको अरेंज करेंगे, Q को पहले लिख लेंगे फिर V को। क्यों, क्योंकि C बराबर होता है Q/V। तो हम अगर Q का मान रखना चाहे तो C × V भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे Q की जगह C × V लिखा है, आपका वो जो पीछे का V था वैसा ही है। फिर Q बराबर 1/2, इसको अरेंज करेंगे, गुणा कर देंगे V से, तो CV²। ये आपका स्थितिज ऊर्जा का मेन फॉर्मूला निकल के आ गया है। ये आपका स्थितिज ऊर्जा का मेन फॉर्मूला है, U बराबर 1/2 CV²। ठीक है, इसको आप एक तरह से और लिख सकते हैं कि V बराबर, अगर आप चाहें तो यहाँ पे V बराबर लिख सकते हैं क्या, Q/C होता है। V बराबर क्या होता है, Q/C होता है। तो इसी को हम अगर अरेंज करें तो इधर हम कर देते हैं, एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। इसी को अगर हम अरेंज करके लिखे तो U बराबर 1/2 C, वैसे ही V की जगह हम लिख सकते हैं क्या, Q/C का स्क्वायर। ठीक, Q/C का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि Q का स्क्वायर और C का स्क्वायर। तो Q का स्क्वायर और C का स्क्वायर। अब C के एक घात से ये वाला C कैंसिल हो जाएगा, तो मेन फॉर्मूला U बराबर 1/2
U बराबर 1/2 V क्यू स्क्वायर अपान C आ जाएगा। ये भी आपका स्थितिज ऊर्जा का ही फॉर्मूला है। तो स्थितिज ऊर्जा का दो फॉर्मूला निकल के आएगा, जो कि आपका क्या है, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, और दूसरा है U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे C। कैसे आया, कुछ नहीं किया हमने, इस V की जगह, V स्क्वायर की जगह हम Q अपान C भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे V की जगह देखिए, ये C पहले ही है जैसे आपका था, V स्क्वायर की जगह हमने Q स्क्वायर बटे C स्क्वायर कर दिया, यानी इस पूरे का स्क्वायर कर दिया। पूरे का स्क्वायर करेंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे C। तो एक फॉर्मूला ये आपका निकल के आ जाता है किसका, स्थितिज ऊर्जा का, और दूसरा फॉर्मूला ये आपका आ जाता है। तो एक ये आपका मेन फॉर्मूला है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, और इधर आपका दूसरा फॉर्मूला है U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे C। ये आप इतना पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि क्या है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी गोलीय चालक के लिए धारिता का निगमन या सूत्र का निगमन करना है। तो पहले लिखने वाली क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं, कि माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या क्या है, R है। तो यहाँ पे डायग्राम भी बना लेते हैं। ये आपका कोई एक गोलीय चालक क्या है, R त्रिज्या की गोलीय चालक है। ठीक, तो माना एक गोलीय चालक, ये कोई एक गोलीय चालक है जो कि किस त्रिज्या की है, जो कि आपकी R त्रिज्या की है। यानी यहाँ से जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R दूरी, या R त्रिज्या की दूरी से। ठीक, यदि इस गोले को हम क्या दे दें, क्यों आवेश दे दें, यानी एक गोलीय चालक है जो कि R त्रिज्या की गोलीय चालक है। अब इस गोलीय चालक को आवेश क्यों दिया जाए, तो यह आवेश उसके पूरे सतह पर वितरित हो जाती है। ठीक, तो अगर उसको आवेश दिया जाए क्या, प्लस क्यों आवेश दे दिया जाए, तो उसके पूरे पृष्ठ पर ये आवेश वितरित हो जाती है, अर्थात गोले के अंदर आवेश का मान 0 हो जाएगा। जब सतह पर आवेश फैल जाएगी तो अंदर आवेश 0 हो जाता है। तो यहाँ पे कोई आवेश क्यों ले लेते हैं, ये इसके पूरे पृष्ठ पे इस तरह से फैल गई है। ठीक, ये इसके पूरे पृष्ठ पे आवेश क्यों फैला हुआ है। पृष्ठ पर जब आवेश क्यों फैल जाता है तो अंदर आवेश क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, ये कोई बिंदु O है जिसपे अंदर आवेश 0 है। ठीक, यहाँ पे आवेश का मान 0 हो जाता है तथा संपूर्ण आवेश गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं, और पूरा आवेश गोले के ही पृष्ठ पे समान रूप से वितरित हो जाता है। अब लिखेंगे कि माना जब गोलीय चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो गोले में वैद्युत विभव भी उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे ही हम इस गोलीय चालक को क्यों आवेश देंगे तो इस पूरे के पूरे गोले में क्या होगा, विभवांतर V उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम खाली डायग्राम यहाँ पे छोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ से विभवांतर V जो उत्पन्न हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम था, जो कि क्या था, एक गोलीय चालक जो कि R त्रिज्या की गोलीय चालक थी। इस पे हमने कोई भी आवेश क्यों जो है वितरित किया था। जब पृष्ठ के बाहर आवेश वितरित होता है तो अंदर यानी गोले के अंदर आवेश 0 हो जाता है। अब यहाँ से हम क्या निकालने वाले थे, विभव निकालने वाले थे। तो विभव का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विभव V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R। ठीक है, ये आपका विभव का फॉर्मूला होता है। ये हमने विभव का फॉर्मूला भी आपको डिराइव करके बताया है, वो आपको डेरिवेशन के प्लेलिस्ट वाले वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पे विभव V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R। अब हम जानते हैं कि धारिता का एक फॉर्मूला होता है, किसका, धारिता का। धारिता C बराबर एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, Q अपान V। यानी कि हम Q अपान V लिख सकते हैं C। ठीक, तो यहाँ से अगर हम, ये क्या है आपका चालक की धारिता का फॉर्मूला है, यहाँ पर पूरा लिखेंगे चालक की धारिता का फॉर्मूला। तो पहले विभव का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R है।
फिर यहाँ से हम चालक की धारिता का फॉर्मूला लगाएंगे, C बराबर Q/V। तो ये वाला जो समीकरण है विभव वाला, ये हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 के बाद मानेंगे कि समीकरण 1 में ये आपका क्या है, समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखते हैं या दोनों का मान रख के भाग देने पर। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, तो दोनों समीकरण का भाग करते हैं, लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 व 2 का भाग देने पर, भाग क्यों देंगे, क्योंकि क्यों पहले समीकरण में भी है और क्यों दूसरे समीकरण में भी है। तो एक बार भाग देके देखते हैं, जो कि पहले पूरा मान लिखेंगे, v बराबर 1/4πε0 Q/r, और इधर आपका c बटे में और Q/v। ठीक, तो यहां से ये आपका भाग देने के लिए पूरा हमने कैसे अरेंज किया है, पहले समीकरण 1 को लिख दिया, फिर समीकरण 2 को लिख दिया। अब यहाँ से आप इस v से v को कैंसिल कर सकते हैं और q से q को कैंसिल कर सकते हैं। जब v से v कैंसिल और q से q कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो संधारित्र की धारिता का जो मेन फॉर्मूला आएगा वो आएगा क्या, c बराबर, c बच रहा है तो c बराबर 1/4πε0 r स्क्वायर या r, क्योंकि r ही बच रहा है तो r। ठीक, ये आपका बचेगा ऐसे। अब इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने पर क्या फॉर्मूला आएगा, c बराबर 4πε0 r। ये आपका जो फॉर्मूला निकल के आया है, यही आपका गोलीय चालक के लिए, गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक का फॉर्मूला है। C धारिता है, 4πε0 ये आपका एक नियतांक है, इसकी वैल्यू भी होती है। R आपका ये गोलीय त्रिज्या का दूरी है। कैसे आया, विभव का फॉर्मूला v बराबर 1/4πε0 Q/r होता है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर चालक की धारिता का एक फॉर्मूला होता है C बराबर Q/v। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को भाग कर देंगे। हमने बिल्कुल सिंपल किया है, समीकरण 1 को पहले ऊपर रख दिया, फिर हमने समीकरण 2 को रख दिया। अब समीकरण 2 में Q/v है, तो समीकरण 1 में भी v है, v से v कैंसिल, q से q कैंसिल, तो बचेगा क्या, c बराबर 1/4πε0 पूरा लिख दिया वैसे ही और r लिख दिया। ठीक, अब हम इसको अगर अरेंज करेंगे तो c बराबर 4πε0 r, ये आपका विलगित गोलीय चालक के लिए धारिता का व्यंजक निकल के आ गया। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। तो अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि क्या है, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुगमन वेग। ठीक, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, अनुगमन वेग व धारा के बीच संबंध आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं, क्योंकि लिखने वाली चीजें हैं पहले से ही लिख के ला रहे हैं वीडियो रोक के, कारण ये है कि वीडियो लंबी ना हो, वैसे भी वीडियो लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो छठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, अनुगमन वेग क्या है और अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अनुगमन वेग की परिभाषा देख लेते हैं, जो कि क्या है, वह वेग जिसके द्वारा चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन आयन है उसके टकराने से, जब चालक में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आयन टकराते हैं, तो टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, जैसे ही किसी चालक में दो मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और दो मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराने से या टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र की प्रभाव के कारण धन सिरे की ओर जाते हैं, तो धन सिरे की ओर बढ़ते हैं और इसी तरह से एक वेग उत्पन्न होता है और उस वेग को ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। अफवाह वेग नहीं, अपवाह वेग। ठीक, ये आपकी डिफिनीशन हो गई कि वह वेग जिसके द्वारा
चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर क्या करे, गति करे या बढ़े, उस वेग को ही अनुगमन वेग या अपवावेग कहते हैं। अब हमको ज्ञात क्या करनी है, ये तो आप डिफिनीशन लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन जब आप इसको डिराइव कर देंगे तो आपको पूरा का पूरा 3 नंबर मिल जाएगा। यानी कि अब हमको इसको डिराइव करना है। क्या डिराइव करना है, अनुगमन वेग v और धारा I के बीच संबंध। ठीक है, अनुगमन वेग v और धारा I के बीच संबंध। तो यहां से एक हम फॉर्मूला लगाएंगे धारा घनत्व का, क्योंकि हमें धारा घनत्व के बीच ही संबंध निकालना है। अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध निकालना है, और धारा घनत्व को आप कैसे डिनोट करते हैं, J से। तो यहाँ से धारा घनत्व का एक फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि क्या होगा, धारा घनत्व J बराबर, ठीक, धारा घनत्व J बराबर I/A होता है। ये आपका धारा घनत्व का फॉर्मूला है कि J बराबर I/A। अब यहाँ से I की एक मान होती है जो हमको लिखना पड़ेगा। I के बराबर क्या होता है, धारा बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका NE/AVD। VD आपका ही क्या है, अनुगमन वेग है। अनुगमन वेग को ही V और D से डिनोट करते हैं। तो I की जगह हम क्या लिखेंगे, NE/AVD। ये आपकी I की वैल्यू है, जो यहाँ पे हम J के जगह पुट करेंगे। तो पूरा मान क्या हो जाएगा, J बराबर I का मान रखेंगे, तो यहाँ से I का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा, NE/AVD बटे A। ठीक, ये आपका J बराबर I/A वाला A है। तो यहाँ से A से A हो जाएगा कैंसिल, बचेगा आपका क्या, धारा घनत्व J बराबर आपका क्या आ जाएगा, धारा घनत्व J बराबर आपका आएगा NE/VD अपान कुछ नहीं, अपान में कुछ नहीं है क्योंकि A से A कैंसिल हो गया। तो ये आपका धारा घनत्व J का मान निकल के आया है। ठीक, अब हम इसको अरेंज करेंगे। अब हम यहाँ से हमको चाहिए क्या, अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध। तो यहाँ से अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध निकालते हैं। तो अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच जब संबंध निकालेंगे तो कैसे, पहले धारा घनत्व कैसे आया, धारा घनत्व J बराबर I/A होता है। I की वैल्यू पहले ही हम जानते हैं NE/AVD होता है, और VD को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ से हम I का मान रखेंगे NE/AVD अपान A। A आपका धारा घनत्व वाला फार्मूला ही है। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा धारा घनत्व J बराबर NE/VD। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, VD चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए अनुगमन वेग। तो यहाँ पे हम अनुगमन वेग का मेन फार्मूला निकालते हैं, जो कि यहाँ से आ जाएगा। कैसे आएगा, आप ध्यान से देखें। J बराबर क्या है, NE/VD है। तो जब हम अनुगमन वेग निकालते हैं, अनुगमन वेग क्या होगा, VD बराबर क्या हो जाएगा, NE आपका वैसे ही है, तो J भी है, तो J बटे NE, ये आपका क्या आ जाएगा, अनुगमन वेग का फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे आया, यही हमने अरेंज किया है। J बराबर NE/VD है, तो हम जब VD लेंगे यानी अनुगमन वेग लेंगे तो VD बराबर क्या हो जाएगा, धारा घनत्व J अपान NE। N आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये आपका अनुगमन वेग का मेन फार्मूला है। ये आप यहाँ तक पहले डिनोट कीजिए। फिर अगर हम अनुगमन वेग और गतिशीलता के बीच संबंध पूछ लिया जाए तो उसको कैसे डिनोट करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। ये आपका किसके बीच संबंध है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व J के बीच का जो समीकरण है या संबंध है उसका ये फार्मूला है। तो ये यहाँ तक पहले डिनोट कीजिए। फिर हम निकालेंगे गतिशीलता और अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो अब हम क्या करते हैं कि गतिशीलता अगर दिया हो तो अनुगमन वेग और गतिशीलता के बीच संबंध क्या होगा, ये हमने निकाला है। अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध जो कि क्या है, VD बराबर J अपान NE। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस VD की जगह J अपान NE लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि धारा घनत्व के फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा गतिशीलता का जो फॉर्मूला होता है, गतिशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू बराबर VD यानी अनुगमन वेग बटे आपका वैद्युत क्षेत्र E। ठीक, यहाँ पे आप मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू ऐसे ही रहेगा,
वी डी की जगह हम लिख सकते हैं क्या, जे अपान एन ई लिख सकते हैं, जे अपान एन ई, वैसे ही लिख दिया। जे ऊपर था तो ऊपर लिखे, एन ई नीचे था तो नीचे लिख दिए। इनटू में आपका फॉर्मूले का ई है तो ई भी लिख देंगे। ये आपका जो फॉर्मूला बन के आया है, ये फॉर्मूला है आपका गतिशीलता और किसके बीच, अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं गतिशीलता व अनुगमन वेग के बीच संबंध, के बीच समीकरण। ठीक, ये आपका उसका फॉर्मूला हो गया। ये आपका किसका फॉर्मूला है ये भी बता देते हैं। ये आपका अनुगमन वेग व धारा घनत्व। ठीक, ये आपके हमने दो फॉर्मूले डिराइव कर दिए हैं अनुगमन वेग से। ठीक, तो अनुगमन वेग से आप क्या समझते थे बता दिया, पहले डिफिनीशन, फिर उसका स्क्रीनशॉट करने का मौका भी दे दिया। ये आपको हमने पहले डिराइव करके बताया अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच समीकरण। फिर गतिशीलता अगर दी हुई हो और गतिशीलता के कारण अनुगमन वेग और गतिशीलता में संबंध पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपका है। ये आप पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछा जा सकता है और 5 में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि बायो तथा सेवर्ट, बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नियम का जो चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र है वो आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन कैसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बायो तथा सेवर्ट का नियम जो है वो चित्र द्वारा आप क्या करेंगे समझाइए और चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए। यानी बायो और सेवर्ट ने जो नियम दिया वो नियम आपको बताना है, वो भी आपको फिगर सहित, और आपको चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बायो और सेवर्ट ने अपना नियम क्या दिया ये समझ लेते हैं। तो बायो और सेवर्ट ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र संबंधित अपना नियम दिया था, जो कि क्या था, बायो तथा सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के, ये कोई एक धारावाही हमने क्या ले लिया, चालक ले लिया। अब किसी एक धारावाही चालक में हमने धारा क्या प्रवाहित की, आई धारा, ये पूरा धारावाही चालक है, इसमें हमने आई धारा प्रवाहित की है। तो किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश खंड के द्वारा इस चालक का हमने कोई एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया है। यानी ये जो रेड कलर की आपको एक तार दिख रही है, इसको हमने यहाँ पे छोटा सा एक खंड काट लिया है, जो कि क्या है, डेल एल। ठीक है, तो किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश खंड के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। बायो सेवर्ट ने कुछ बातें बताई हैं, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो 4 बातों पे निर्भर करता है। पहला तो ये आप पहले डायग्राम समझिए कि बायो और सेवर्ट ने क्या किया, एक चालक तार ले लिया, उसमें कोई धारा आई प्रवाहित की। अब इस चालक तार का ही एक छोटा सा इन्होंने टुकड़ा काट लिया, जो कि क्या है, अल्पांश लंबाई का टुकड़ा है, डेल एल। ठीक, डेल एल क्यों, क्योंकि छोटी लंबाई का टुकड़ा काटा है। अब इतना बड़ा तार से हमने छोटा सा एक तार काट लिया है, तो उसका लंबाई क्या है, डेल एल है। ठीक, अब इस डेल एल से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है, और यही आपका चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। ये आपका डायग्राम हो गया, और ये उन्होंने जो थोड़ी बहुत लिखने वाली चीजें बताई थी वो हमने लिख दी है। अब बात करते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो 4 पॉइंट इन्होंने दिया है, यानी कि 4 समीकरण आपके बनेंगे। उन 4 समीकरण को ऐड करने के बाद आपका बायो सेवर्ट का जो चुंबकीय क्षेत्र का नियम है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले बायो सेवर्ट ने क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। इस फिगर में आपको जो जो चीजें दिख रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र बस उसी के अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे सबसे पहले बायो सेवर्ट ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश लंबाई के तार के खंड के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर तीसरा इन्होंने बताया कि इसके बीच बनने वाला जो ये कोण थीटा है, थीटा यानी कि इन्होंने क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो साइन की ज्या, या कह सकते हैं कोण की ज्या, कोण की ज्या का मतलब क्या है कि साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा इन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो
लंबाई के, अपने त्रिज्या के या लंबाई के या कह सकते हैं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सभी पॉइंट्स या सभी समीकरण बना लेते हैं। तो पहला इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पहला जो समीकरण बताया वो यह बताया बायो-सेवर्ट ने। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला किस बात पर निर्भर करता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र, अब चुंबकीय क्षेत्र क्या है हमने पहले बता दिया, डेल बी। चुंबकीय क्षेत्र डेल बी किस पर निर्भर करेगा, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इन्होंने पहला पॉइंट बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र डेल बी है ये धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यहां से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं जो कि क्या बनेगा, डेल बी अनुक्रमानुपाती आई धारा के, ठीक है, धारा आई के। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन जाता है इनके पहले नियम के बाद से, ठीक है। अब बात करते हैं इन्होंने दूसरा क्या नियम बताया। इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, पहले तो बताया चुंबकीय क्षेत्र धारा आई के अनुक्रमानुपाती है, फिर इन्होंने लिया क्या, इस चुंबकीय क्षेत्र को इस अल्पांश खंड की लंबाई या कह सकते हैं क्या कि यह एक का मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र तार के अल्पांश लंबाई, तार के अल्पांश खंड के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इन्होंने सेकंड पॉइंट बताया, ठीक। पहला इन्होंने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र डेल बी है वो हमेशा धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी डेल बी अनुक्रमानुपाती आई। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। फिर इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है डेल बी जो है वो इस तार के छोटे लंबाई डेल एल के, यानी कि अल्पांश खंड क्या है, डेल एल है, तो डेल एल के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो एक इक्वेशन यहाँ से और बनेगा कि डेल बी अनुक्रमानुपाती डेल एल के, ठीक, डेल बी अनुक्रमानुपाती डेल एल के। यहां से ये इन्होंने दो इक्वेशन बता दिया। तो ये दो इक्वेशन तक आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन भी बताते हैं। फिर चारों इक्वेशन को मिलाने पर जो आपका मेन इक्वेशन आएगा वही होगा बायो-सेवर्ट का चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कैसे आया, यहाँ पे इन्होंने कुछ बातें बताई है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी डेल बी धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, तो डेल बी अनुक्रमानुपाती आई, समीकरण 1। फिर चुंबकीय क्षेत्र जो है ये तार के छोटे लंबाई यानी कि अल्पांश खंड डेल एल के अनुक्रमानुपाती है, तो डेल बी अनुक्रमानुपाती डेल एल। यहाँ से दो इक्वेशन हमने बना दिया। तो दो इक्वेशन तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब बायो-सेवर्ट ने तीसरा क्या बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र कोण की ज्या यानी कि साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि यह कोण की ज्या या चुंबकीय क्षेत्र कोण की ज्या का मतलब क्या है कि साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है, ये इन्होंने थर्ड पॉइंट बताया, ठीक। तो यहां से एक और इक्वेशन बन जाएगा हमारा क्या, डेल बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती साइन थीटा के, किसके, साइन थीटा के, ठीक, क्योंकि कोण की ज्या जो है यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है। तो यहाँ पे कोण की ज्या साइन थीटा होने के नाते डेल बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होगा साइन थीटा के। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाता है। तो तीन इक्वेशन इन्होंने बताया। इसी तरह से एक इक्वेशन इन्होंने और दिया है, वो क्या है, वो इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के, इन्होंने क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि किसी के अपान में, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इन्होंने फोर्थ इक्वेशन दिया। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल बी जो है वो 1/r² हो जाएगा,
क्योंकि दूरी के वर्ग का स्क्वायर इन्होंने किया है। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने 4 इक्वेशन बनाए। बायो-सवार्ट ने पहला इक्वेशन क्या दिया कि चुंबकीय क्षेत्र डेल बी जो है वो आई के अनुपाती है। फिर चुंबकीय क्षेत्र तार के छोटे खंड यानी डेल एल के अनुपाती है। फिर थर्ड समीकरण की चुंबकीय क्षेत्र जो है वे कोण की ज्या यानी कि साइन थीटा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र डेल बी के अनुपाती है साइन थीटा। फिर चुंबकीय क्षेत्र दूरी का वर्ग, दूरी क्या है आर लिया हमने, तो आर का वर्ग, अब चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो 1 के बटे हो जाता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है 1 के बटे। अब ये जो चारों इक्वेशन है आप इस चारों इक्वेशन का एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि हम चारों इक्वेशन अब ऐड करने वाले हैं। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपके इधर साइड यानी कि लेफ्ट साइड वाले सभी जो मान है वो क्या है चुंबकीय क्षेत्र ही है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र डेल बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल बी और चुंबकीय क्षेत्र डेल बी। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र डेल बी, और जितना भी अनुक्रमानुपाती वाली चीज है जैसे कि साइन थीटा आई और डेल एल ये सब आपस में ऊपर हो जाएंगे बटे के, और आर स्क्वायर चूंकि बटे के नीचे है तो बटे के नीचे ही रहेगा। तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर चारों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं। तो अब समीकरण 1 2 3 4 जो आपको चारों समीकरण आए हैं बायो-सवार्ट के नियम से, अब चारों समीकरण को जोड़ते हैं। चारों समीकरण के एक पक्ष में आप देखेंगे कि इधर साइड वाले जितने भी आपके पक्ष हैं ये सब क्या है डेल बी ही है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र डेल बी है। तो यहां से जब हम चारों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा डेल बी प्रोपोर्शनल, यानी कि आपका ये अनुक्रमानुपाती का निशान वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे जितना भी केवल अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है जो बटे में नहीं है, जैसे ये आपका व्युत्क्रमानुपाती का निशान वाले में आ जाता है। तो जितना भी अनुक्रमानुपाती वाला है उसको ऊपर लिख लेंगे, यानी आई गुणे डेल एल गुणे डेल गुणे के बाद साइन थीटा, ठीक, ये आपका बटे के ऊपर हो जाएगा। और आर स्क्वायर चूंकि 1 के बटे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा। यही आपका क्या आ जाता है, यही आपका बायो-सवार्ट का चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, कैसे है हमने चारों समीकरण बना लिया। चुंबकीय क्षेत्र जो है आई के अनुक्रमानुपाती है, चुंबकीय क्षेत्र 5 खंड डेल एल के अनुक्रमानुपाती है, चुंबकीय क्षेत्र कोण की ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है, और चौथा इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र अपने ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और चारों समीकरण जब हम जोड़ेंगे तो इधर का पद बराबर होने के नाते डेल बी हो जाएगा और प्रोपोर्शनल आपका वैसे ही है। अब ये आपका क्या हो जाएगा आई इंटू डेल एल इंटू साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये आपका बायो-सवार्ट का मेन फार्मूला है। यहाँ पे आप एक चेंज और कर सकते हैं, यही तो आपका क्या हो गया, पहली बात तो मेन फार्मूला हो गया किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का ये आपका मेन फार्मूला है। अब यहाँ से आप एक चेंज ये कर सकते हैं कि जब आप डेल बी की जगह ये प्रोपोर्शनल का जब निशान हटाएंगे तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट 4 पाई, ठीक, ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाने पर म्यू नॉट 4 पाई लिखा जाएगा। बाकी आपका आई गुणे डेल एल गुणे साइन थीटा बटे आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ये आपका आ जाएगा क्या, यही आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, ठीक, ये भी आप लिख सकते हैं। और या फिर आप इस अनुक्रमानुपाती का निशान हटा के उसकी जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख के भी ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, कुछ नहीं किया हमने। आप चाहे इसी को मेन फॉर्मूला लिख सकते हैं कि डेल बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डेल एल इंटू साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, खाली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो उसकी जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का एक वैल्यू भी होती है, वो आपको बता देते हैं क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, ठीक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसका एक मान भी होता है जो कि क्या होता है 4 गुणे 10 घाटे -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 4 गुणे 10 घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है आपके न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, ठीक है। अब खाली अगर आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अगर दिख जाए या कहीं पे सिर्फ
ये तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और अगर आपको म्यू नॉट अपान 4 पाई कहीं दिख जाए तो इसकी वैल्यू हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁷, ठीक। ये आपकी दोनों वैल्यू हमने बता दी कि कहीं सिर्फ आपको म्यू नॉट दिख रहा है तो म्यू नॉट की वैल्यू आप लिखेंगे 4×10⁻⁷, और म्यू नॉट अपान 4 पाई दिखेगा तो 10⁻⁷। ये आपका बायो-सैवर्ट का नियम या चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र जो है वो पूरा हमने डिराइव करके बता दिया। ये आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखाते हैं। तो अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, फैराडे का नियम, ठीक है। यही आपका 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों, क्योंकि फैराडे का नियम एक थ्योरी वाइज क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर में पूछा ही जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि 3 नंबर वाला क्वेश्चन है और फैराडे का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों नियम। तो पहले हम देखते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है, उसको समझते हैं, फिर फैराडे का द्वितीय नियम भी समझते हैं। तो ये आपका फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है कि फैराडे ने क्या बताया, इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ में, अब आप कोई एक कॉइल लेंगे या कुंडली लेंगे, अब आप क्या करेंगे, जब किसी परिपथ में बाह्य चुंबकीय फ्लक्स डेल फाई में परिवर्तन करते हैं, जैसे हम क्या लेंगे, कोई एक यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कुंडली ले लेते हैं, ठीक। ये आपका कोई एक कॉइल हो गया या कुंडली हो गई। अब जैसे ही इस कुंडली के पास हम कोई क्या ले आएंगे, चुंबक ले आएंगे, ये आपका कोई चुंबक हो गया, नॉर्थ एंड साउथ इसके ध्रुव हो गए, ठीक है। अब जैसे ही हम इस चुंबक को इस कुंडली के पास ले आते हैं तो चुंबक से कुंडली के पास आने के कारण एक चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, डेल फाई निकलता है। अब इस चुंबकीय फ्लक्स में ही जब हम परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण परिपथ में एक क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब जैसे ही आप इस चुंबक को इसके पास ले आएंगे तो एक यहाँ से क्या निकलेगा, इस तरह से कुछ चुंबकीय फ्लक्स निकल रहे होंगे, ठीक है। चुंबक से कुछ चुंबकीय फ्लक्स निकल रहे होंगे। अब ये चुंबकीय फ्लक्स जैसे ही आप चुंबक को कुंडली के पास ले आते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होता है, या आप दूर ले जाते हैं तब पर भी परिवर्तन होता है। तो वही तो हम बता रहे हैं कि प्रथम नियम चुंबकीय फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का जो प्रथम नियम है वो यही है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस परिपथ में, इस पूरे के पूरे परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण परिपथ में एक क्या होगा, प्रेरित धारा आई उत्पन्न होगी। जब पहले क्या उत्पन्न होगा, विद्युत फ्लक्स में जब आप परिवर्तन करेंगे तो आपको पहले विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन करने के बाद विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब उस विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण परिपथ में एक प्रेरित विद्युत धारा आई भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। धारा उत्पन्न हो जाती है और यह धारा तब तक इस परिपथ में प्रवाहित होगी जब तक कि आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहेंगे। जैसे ही आप इस चुंबक को या कुंडली को बहुत दूर कर देंगे, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स ना के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी, या कह सकते हैं कि इसमें जो प्रवाहित धारा है वो बंद हो जाएगी। तो ये था आपका फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए या यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम फैराडे का द्वितीय नियम भी देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। फर्स्ट नियम के बाद सेकंड नियम इन्होंने क्या दिया कि इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका क्या होता है, ई होता है, जो कि हमने लिख रखा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यानी कि डेल फाई अपान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर यानी कि डेल टी, ठीक। किसी भी दर की अगर बात करेंगे तो डेल टी हो जाएगा। दर का मतलब क्या है, समय, समय जो कि आपका डेल टी है।
अब चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऋणात्मक समय की या ऋणात्मक दर की, तो पूरा जो वैल्यू हो जाएगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। ये इन्होंने सेकंड नियम दिया, ये आपका सेकंड समीकरण हो जाएगा, जो कि फैराडे के द्वितीय नियम से ये हमने बनाया है। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी डेल फाई, चूंकि परिवर्तन है तो परिवर्तन कहीं भी शब्द आएगा तो वहां पे आप डेल जोड़ देंगे, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और परिवर्तन हो रहा है तो डेल फाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है ऋणात्मक दर से, तो यहाँ पे ऋणात्मक दर लगाया, और दर है चूंकि इस दर क्या होता है समय, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, डेल टी के बराबर होता है। इसी को आप एक तरह से और लिख सकते हैं, चूंकि आपका डेल फाई है तो डेल फाई को ही आप क्या लिख सकते हैं, फाई डेल फाई 1 माइनस डेल फाई 2 लिख सकते हैं, या फाई 1 माइनस फाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। या इसी को कैसे लिख सकते हैं, फाई 1 माइनस फाई 2 भी लिख सकते हैं, और डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं कि टी 2 माइनस टी 1, यहाँ पे आप फाई 2 माइनस फाई 1 या T2 माइनस T1 लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो यही फॉर्मूला एक तरह से और हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, E बराबर माइनस फाई 2 माइनस फाई 1 अपान T2 माइनस T1, ठीक। यही फॉर्मूला लिखने का बस तरीका हमने बदल दिया है। क्या कर दिया है, डेल फाई की जगह फाई 2 माइनस फाई 1 और डेल टी की जगह T2 माइनस T1। ये दोनों आपका सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे आप ये इसकी वैल्यू रख दिए हैं अपने मन से, क्योंकि डेल फाई और डेल टी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब कभी कभी अगर फेरों की संख्या कुंडली में, जो कुंडली हमने अभी आपको बना के दिखाई थी फर्स्ट नियम में, अगर उसमें फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो ये फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, वो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो मेन फॉर्मूला आपका यही है, ठीक। ये आपका मेन फॉर्मूला है, क्या, E बराबर डेल फाई बटे डेल टी, माइनस का डेल फाई बटे डेल टी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला बन जाता है। थर्ड फॉर्मूला कब बनेगा, थर्ड फॉर्मूला आपका बनेगा कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, ठीक। अगर जो हमने कॉइल अभी बनाई थी, जैसे मान लो ये एक कुंडली है, इसमें हम कई सारे फेरे लगा दें, तो इसमें कई सारे फेरे लगाने के बाद अब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र के जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, या कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E बराबर माइनस के पहले आपका क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस वैसे ही रहेगा, यहाँ पे हम n लगा देंगे, बराबर आपका डेल फाई अपान डेल टी, ठीक। डेल फाई अपान डेल टी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं, क्या, कि E बराबर माइनस कैपिटल N जो कि फेरों की संख्या है, यानी कि जितनी भी फेरे दिए होंगे उसका वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे। अब आप चाहें कि यहाँ पे डेल फाई की जगह फिर से फाई 2 माइनस फाई 1 और डेल टी की जगह T2 माइनस T1 कर सकते हैं। तो ये आपका द्वितीय नियम है, फैराडे का द्वितीय नियम। फर्स्ट नियम हमने बता दिया और सेकंड नियम भी बता दिया। तो ये अगर आप फैराडे का द्वितीय नियम दोनों लिखते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एलसीआर परिपथ का क्वेश्चन। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि एलसीआर परिपथ क्या होता है। एलसीआर परिपथ 3 नंबर के साथ साथ कभी कभी आपको 5 नंबर में भी देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा 3 नंबर में। तो ऐसे पूछा जाएगा कि एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा, एलसीआर जो है एक परिपथ है जो कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के लिए काम आता है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए या सूत्र प्राप्त कीजिए। अनुनाद आवृत्ति का आपको एक फॉर्मूला होता है जो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अनुनाद आवृत्ति होती क्या है ये समझते हैं, उसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो अनुनाद आवृत्ति की अगर बात करें, अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात क्या होता है अभी आपको लिख के बताएंगे, तथा धारिती प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात बराबर होते हैं। और जब प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात दोनों बराबर हो तो उस स्थिति को ही क्या कहते हैं,
अनुनादी आवर्ती स्थिति कहते हैं। उस आवर्ती स्थिति को क्या कहेंगे? अनुनादी आवर्ती स्थिति कहलाती है, या वह आवर्ती अनुनादी आवर्ती कहलाती है। ये हो गया आपका अनुनादी आवर्ती की डिफिनीशन। अब देख लेते हैं कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है। हमने पहले ही बताया कि अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात यानी कि क्या आपका हो जाएगा? प्रेरण प्रतिघात। अनुनाद की स्थिति में क्या होगा? प्रेरण प्रतिघात बराबर किसके हो जाएगा? आपका धारितीय प्रतिघात के, धारितीय प्रतिघात के, प्रतिघात के। ठीक, तो प्रेरण प्रतिघात को डिनोट कैसे करते हैं? प्रेरण प्रतिघात को डिनोट करेंगे XL से। ठीक, XL से। वही आपका धारितीय प्रतिघात को डिनोट करेंगे XC से। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। यही तो हमने लिखा डिफिनीशन के से कि प्रेरण प्रतिघात बराबर है धारितीय प्रतिघात के। तो जब दोनों ही बराबर होंगे तभी तो अनुनाद की स्थिति बनेगी, और वही आवृत्ति जो स्थिति बनेगी वही स्थिति आपकी अनुनादी आवृत्ति की स्थिति होगी। तो ये आपकी क्या है? प्रेरण प्रतिघात यानी XL बराबर किसके है? धारितीय प्रतिघात यानी XC के। अब आप XL और XC की जगह कुछ वैल्यू लिख सकते हैं। XL की जगह आप क्या लिख सकते हैं? XL की जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा L। WL का मतलब क्या है? ओमेगा L। ओमेगा W आपका और L आपका नीचे। वहीं आप XC की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपान ओमेगा या 1 अपान ओमेगा C। ठीक, 1 अपान ओमेगा C। ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कहाँ पे? इस XL की जगह। तो XL की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे XL की जगह क्या? ओमेगा L बराबर XC की जगह क्या? 1 अपान ओमेगा C। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों समीकरण में ओमेगा कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से ओमेगा यानी कि W जो है आपको वो कॉमन कर लेंगे। तो जब यहाँ से ओमेगा कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, ठीक, बराबर 1 अपान LC। ठीक, यहाँ तक आप पहले लिख लीजिए, फिर उसके आगे हम इधर बताते हैं। ये कैसे आया? प्रेरण की प्रतिघात यानी XL होता है, धारितीय प्रतिघात XC होता है। XL की जगह XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, ओमेगा L रख दिया। XC की जगह 1 अपान ओमेगा C रख दिया। दोनों में ही ओमेगा कॉमन था तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपान LC। यहाँ तक आपको दिख रहा है या नहीं? तो यहाँ तक अब आपको दिख रहा होगा कि ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपान LC। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं कि कभी कभी आप इस ओमेगा की जगह, इस ओमेगा की एक वैल्यू होती है, ओमेगा का एक मान होता है जो कि क्या होता है? ओमेगा बराबर आप लिख सकते हैं 2 पाई f। ठीक है, 2 पाई f। ये आपका ओमेगा की वैल्यू होती है, यानी इस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम 2 पाई f का भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर आपका ऐसे है, इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा की जगह अगर हम वैल्यू रख दें क्या आपका 2 पाई f, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 पाई f का स्क्वायर, 2 पाई f का स्क्वायर बराबर 1 अपान LC। ठीक, ये कैसे आया? ये यही आपका फॉर्मूला है जो कि हमने आपको यहाँ से कॉमन लिया है। क्या? ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपान LC। ये आपका ओमेगा C था, तो यहाँ से ओमेगा और ओमेगा कॉमन लेंगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर L आपका इधर C के पास आ जाएगा तो 1 अपान LC। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f, 2 पाई f। तो यहाँ पे हमने ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख दिया है? 2 पाई f बराबर 1 अपान LC। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? 4 पाई, क्यों? क्योंकि ये 2 का हम गुणा करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 पाई f स्क्वायर। ठीक, क्यों f का स्क्वायर? देखिए पाई का स्क्वायर हम करेंगे नहीं क्योंकि हमने डायरेक्ट 4 पाई कर दिया है, और f का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आपका 1 अपान LC वैसे ही रहेगा। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पाई का भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4 और पाई स्क्वायर और f स्क्वायर बराबर 1 अपान LC। अब हम इसको अगर हल करें तो यहाँ से हमको क्या चाहिए? अनुनादी आवृत्ति चाहिए, यानी हमको f चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी f होता है, तो यहाँ से अगर हम f निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हम f की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हो जाएगा क्या? f स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 1 अपान
4 पाई इधर LC के पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू LC। ठीक, ये आपकी वैल्यू हो गई। कैसे आया, हमने खाली एफ स्क्वायर को वही रखा है, इस 4 पाई 2 को, इस 4 पाई के स्क्वायर को पूरा हमने कहा ले आए हैं, इस L इंटू सी के पास ले आए हैं। तो एफ स्क्वायर वही है, 4 पाई स्क्वायर को हमने कहा लिया है L इंटू सी के पास। तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर इंटू एल सी। अब इसको और थोड़ा सा हमको सॉल्व करना है। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से पहले आप पहले यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट में इक्वेशन आया था फ्रीक्वेंसी का, एफ स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर इंटू एल सी। अब ये अगर हम एफ स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो ये यहाँ पे नीचे रूट हो जाएगा, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1/रूट में पूरा 4 पाई स्क्वायर इंटू एल सी। ये आपका कैसे आया, हमने खाली इस स्क्वायर को हटाया है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो नीचे रूट लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस रूट को भी हटाएंगे तो हम ये वाला स्क्वायर हटा देंगे। तो जब इस रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मेन फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो आएगा क्या, एफ बराबर 1/2 पाई रूट में एल सी। कैसे आया, हमने ये वाले स्क्वायर को भी हटा दिया है। जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहां से तो पूरे में से रूट तो हट जाएगा, लेकिन एल और सी पे रूट चला जाएगा और ये जो 4 है आपका 2 हो जाएगा। तो यही आपकी अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला हो जाता है, किसका, अनुनादी आवृत्ति। ठीक, अनुनादी आवृत्ति का मेन फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, एफ बराबर 1/2 पाई एल इंटू सी। ठीक, ये कैसे आया एक बार फिर से समझा देते हैं। पहले हमने फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला निकाला, एफ स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर इंटू एल सी, जो कि कैसे आया था, जो कि हमने यहाँ पे जब 4 पाई इंटू 2 एफ का जो ओमेगा की वैल्यू थी वो रखा था, उधर से फिर हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। फ्रीक्वेंसी का ये जो मान है स्क्वायर में है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे रूट लग जाएगा, तो पूरे का रूट लगेगा एक बार, और जब हम फिर से एक बार स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे ये जो 4 पाई है ये 2 पाई में चेंज हो जाएगा, और पूरे में से रूट हट के खाली आपका अचर पद में यानी L इंटू सी में आपका रूट चला जाएगा। तो यह LCR परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो बह रही अनुनादी आवृत्ति होती है उस अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हुआ। अब आपका एक आखिरी क्वेश्चन बच जाता है, वो भी हम आपको बता देते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10वां, यानी कि आखिरी क्वेश्चन, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी वाइज क्वेश्चन है। थ्योरी वाइज क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन 3 नंबर में पक्का ही श्योर है कि आ सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरी ही आपको लिखना है। थ्योरी क्या लिखना है, इन्होंने पूछा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण लिखिए, और शायद ये 2023 का PYQ भी है, 24 में तो नहीं आया था, 23 में आया होगा। ठीक है, तो चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण आपसे 1 2 3 पूछा जाता है। हमने यहाँ पे आपको 6 वैद्युत चुंबकीय के तरंगों के गुण लिख दिए हैं। ये 6 गुण हम आपको बताते हैं, और उसके बाद ये 6 गुणों के आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आपके चैप्टर 1 से लेकर 8 तक फिजिक्स के सभी क्वेश्चन जितने भी 3 नंबर वाले होंगे हमने करा दिए होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण क्या क्या है। पहला इन्होंने बता रखा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग का जितना वेग होगा उतना ही आपका प्रकाश का वेग होगा, यानी दोनों का वेग सेम होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेशित कणों द्वारा, जितने भी त्वरित आवेशित कण हैं उनके द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होंगी, त्वरित आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है हमेशा अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। वही अगर हम बात कर ले चौथा गुण, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण के लिए, यानी इसको चलने के लिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये किसी भी माध्यम में, ऐसा नहीं है कि कोई माध्यम मिले तभी वैद्युत चुंबकीय तरंगें चले, नहीं, ये किसी भी माध्यम में चल सकती है।
ठीक है। इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है, यानी कोई भी चार्ज देखने को वैद्युत चुंबकीय तरंगों में नहीं दिखेगी, क्योंकि आप चुंबक जब पास पास ले आते हैं तो क्या आपको करंट लगता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें आवेश होता ही नहीं है, ठीक है। ये तरंगे, छठवां आपका गुण है कि ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण के गुणों को प्रदर्शित करता है। यानी कि वैद्युत चुंबकीय जो तरंग है, प्रकाश के जितने भी गुण हैं, प्रकाश के गुण क्या क्या है? प्रकाश परावर्तित हो सकती है, अपवर्तित हो सकती है, व्यतिकरण हो सकता है, उसमें विवर्तन हो सकता है, और प्रकाश ध्रुवित भी होती है, यानी कि ऊपर नीचे भी चल सकती है। तो ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रकाश के सभी गुण को प्रदर्शित भी करता है। तो आप सीधे सीधे ये भी लिख सकते थे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के सभी गुणों को प्रदर्शित करती है। तो उम्मीद है आपको ये 10 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी जो इम्पोर्टेंट 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, जो फिजिक्स पार्ट 2 के होने वाले हैं, वो आपको करा दिए जाएं, ठीक है। ये आपका फिजिक्स पार्ट 1 के यानी कि चैप्टर 1 से लेके 8 तक जितने भी 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थ्योरी वाइज और आपके डेरिवेशन वाइज, वो हमने करा दिए। कुल 10 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराए गए हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अब यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप अपना कमेंट यहीं पे पूछ सकते हैं यूट्यूब पर ही, या हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि क्या है, जानकारी नीट की, वहां पे भी आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, या कुछ भी आपको जो डाउट हो वो पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ, यानी कि इसके पार्ट 2 के साथ। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हमने फिजिक्स पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। कल या परसों तक आपको फिजिक्स पार्ट 2 के जितने भी 3 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं वो मिल जाएगा, और ये इस वीडियो का पार्ट 2 होगा, ठीक है। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।